नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने लास्ट टाइम जो है मेरी बात मानी और कमेंट्स प्रॉपर किए देख करके। उन सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी हिंदी 500 प्लस क्वेश्चंस की एक करंट अफेयर सीरीज़ लेकर के आ रही है, जिसमें हम लोग टोटल कवर करेंगे लास्ट अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर या सितंबर 2014 तक के सारे प्रश्नों को। कोशिश ये भी की जा रही है कि मंथली बेसिस पर भी आप लोग को कवरेज कराना शुरू किया जाए, क्योंकि अभी जून का समय आ गया है, शायद जून बीतने भी वाला है 2-3 दिन में। और 6 महीना ख़त्म होने पे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक महीने की न्यूज़ का कवरेज जो है स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे प्रश्न इसमें डायरेक्टली आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस तरह से कुछ 20 प्रश्न लगभग लेने की कोशिश करेंगे आज। पहला प्रश्न है कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालयों में, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जिसको श्रेष्ठता कह रहे हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब कुल मिलाकर के उच्च स्तरीय विद्यालयों में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है श्रेष्ठता। सेम चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, विद रेफरेंस टू द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन हाई लेवल स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्कीम नहीं है, इसका नाम है श्रेष्ठता। ओके, पहला दे रहा है कि यह हाशिए पर रहने वाले आय समूहों के समुदायों के लिए शैक्षिक सेवा अंतराल को कम करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी। इट वॉज इनिशिएटिव ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रिड्यूस द एजुकेशनल सर्विस गैप फॉर कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप्स। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द स्कीम वॉज स्टार्टेड ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। तो बिल्कुल सही है, श्रेष्ठता स्कीम जो थी बेसिकली वो आपके कम आय समूहों वालों के लिए तो थी, मतलब मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप्स के लिए थी, लेकिन खास तौर पर ये जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी है उनके लिए थी। तो उस हिसाब से पहला तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यह योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, जो मैंने शायद लगाया भी होगा। बी जो है करेक्ट आंसर है, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। लिखा हुआ हिंदी में है, लेकिन बात सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये PDF कंप्लीट बन चुकी है, तो इसमें फिर अमेंडमेंट होना उतना पॉसिबल नहीं है। और जो टेक्निकल टीम है फिर वो मंथली करंट अफेयर बनाने में लगी हुई है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। कह रहा है कि लक्षित क्षेत्रों में, यानी कि जो भी टारगेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर उच्च स्तरीय विद्यालयों में, जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे या उच्च स्तरीय जो भी विद्यालय हैं, वहाँ पर छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना स्टार्ट की गई है। तो इसको बोला जा रहा है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, जिसको श्रेष्ठ स्कीम बताया जा रहा है। ये किसकी पहल थी? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल थी। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाला जो मिनिस्ट्री है उसकी ये पहल थी। इसका क्या टारगेट था, उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये लोग चाहते थे कि उच्च गुणवत्ता प्रदान की जाए किसको? जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर जिनकी जो मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से वो स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था। सामाजिक आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं और उनका समग्र विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट था कि अनुसूचित जाति समुदायों के जो छात्र वर्तमान में 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं वे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले SC समुदाय के तहत हाशिए पर रहने वाले लोग, यानी कि जो भी ऐसा फैमिली है जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए है, जो फाइनेंशियली एक तरह से मार्जिन पर रह रहे हैं, उनके जो छात्र हैं उसको भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है, यानी कि वो लोग भी पात्र हैं। तो इस हिसाब से सेकंड शुरू हो गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉरी, सेकंड करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्कीम का नाम दिया है श्रेष्ठ स्कीम। तो जब भी स्कीम से क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पूंजीगत निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो
पूंजीगत निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं, सॉरी 3 कथन दिया है। पहला कह रहा है कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 थोड़ी थकान लग रही है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये बिल्कुल सही है, स्पेशल असिस्टेंस देने की बात की गई थी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोविड के टाइम में 2020-21 में ये प्रारंभ किया गया ये योजना, ठीक है। दूसरा कह रहा है द स्कीम हैज़ 10 पार्ट्स, योजना में 10 भाग हैं, जो कि ये गलत है क्योंकि योजना में केवल 8 भाग हैं। फिर कहता है भाग 1 में सबसे छोटा आवंटन 10,000 करोड़ रुपए है, ये भी गलत है। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए है और भाग 1 सबसे बड़ा अलॉटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजना की गति को बढ़ाना भी है। दिस स्कीम ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द पेस ऑफ प्रोजेक्ट इन की एरियाज लाइक जल जीवन मिशन एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने करेक्ट हैं, तो ओनली 1, मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसा नहीं है, 2 स्टेटमेंट टोटल करेक्ट हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी हल्का सा देख लेते हैं कि 2020-21 में कोविड-19 के टाइम में ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है 1.3 लाख करोड़ के आवंटन के साथ पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष ये सहायता योजना 2023-24 के रूप में भी जारी रखा गया है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे कि इस योजना का विस्तार कर दिया गया था और इसको 2023-24 के लिए भी 1.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के रूप में इसको जारी रखा गया। फिर कहता है इसके 8 भाग हैं जो मैंने आपको बताया भी, और भाग 1 में 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सबसे बड़ा भाग है जो यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यह राशि 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और कर्तव्यों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ ये धन प्रदान करता है जल जीवन मिशन को भी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को। अभी आपका प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न ये बन रहा है कि इसमें एक जगह आया आपका कि प्रश्न आपके सामने रहा ये कि वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ओके, चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि पहले जो यूपीएससी हिंदी का एक टेलीग्राम था, इसके अलावा उसका नाम था आपका डेली क्विज, यूपीएससी हिंदी डेली क्विज करके। पहले उसमें से 20 प्रश्न आते थे जीएस के, डेली बेसिस पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें पोस्ट किए जाते थे। अभी उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि 10 हिंदी के प्रश्न और लगभग 40 से 50 प्रश्न जो है जीएस के आते हैं, तो डेली बेसिस पर उसको जरूर करिए, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। 34,000 लोग के आसपास सब्सक्राइबर हैं उसमें, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और कोई भी अगर आपको वैल्यू एडिशन के लिए कोर्स चाहिए, पेड कोर्स, तो आप इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन लेकर के बातचीत किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस पर कह रहा है कि विचार करिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये आपकी भारत सरकार से 100% वित्त पोषण प्राप्त हुई है और केंद्र सरकार की एक योजना है। दूसरा कहता है ओनली फार्मर्स विद लेस देन 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कह रहा है कि केवल 5,000 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जो इसमें लाभ के पात्र हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जिसकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है वो जो है लाभ का पात्र है इसमें। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ 25% बेनिफिशरीज इज बीइंग डन एवरी ईयर एज पर प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम। अर्थात योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 25% लाभार्थी को वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल से गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो कितने स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हो रहे हैं? तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कंप्लीट डेटा दिया है। कह रहा है कि भारत सरकार की 100% वित्त पोषण प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसका कार्यान्वयन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ओके, आपका यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फिर कहता है कि योजना का जो दायरा है
प्रारंभ में 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे तथा सीमांत किसानों को ध्यान में रख करके की गई थी, यानी कि उनको लाभ प्रदान किया जाएगा, जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए था, और जो उनके जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम होगी। फिर कहता है कि वास्तविक रूप में सत्यापन की व्यवस्था जो हो रही है वो प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है। तो 25% का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, 5% लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलिए मूव करते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला देता है कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, दैट मीन्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। ये तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। क्या कह रहा है? जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो सेम चीज इंग्लिश में कह रहा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स देयर सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति होती है वो इसलिए नहीं होती है कि जो मांग जो है वो अधिक हो गई, ऐसा नहीं है। वो इस कारण से होती है कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना बेसिकली गुड्स का, वो महंगा हो गया, इसलिए आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्लेनेशन यहाँ से दिया है ना, ये पहले का है, और ये जो दिया है कॉस्ट पुश ये दूसरे का है, तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के माध्यम से हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा बताया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है वो WPI पे कैलकुलेट नहीं होती है, वो होती है CPI पे, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछता है कि कौन सा सही नहीं है, तो एक्को सही नहीं है, 1 2 3 तीनों गलत है। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एक निश्चित अवधि में कीमतों की वृद्धि की दर है, मतलब फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका जिस रेट से प्राइस बढ़ती है उसको दिखाता है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक माप शामिल है। मतलब कि उसमें जो भी वैल्यू ऐड हो रही है या प्राइस जो बढ़ रहा है वो भी है, और जो आपकी सेवाएं हैं सर्विसेज है उनका भी जो है टोटल मेज़र उसमें किया जाता है। अब इसमें 2 टाइप का दिया हुआ है, लागत प्रेरित, ठीक है, कॉस्ट पुश, और आपका दूसरी है यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, तो दोनों का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बता दिया कि अपोजिट लिखा हुआ है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? इट इज़ ड्रिवन बाई एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ से आप देख लोगे ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? इट इज़ अकर व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स देयर सप्लाई, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग जब उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। आपूर्ति कम है, 1 ही किलो टमाटर है, ठीक है, और पहले 1 लोग मांग रहे थे, अब 10 लोग मांग रहे हैं, तो 1 ही किलो टमाटर है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया कि डिमांड इतनी बढ़ गई, और जब जो टमाटर का प्रोडक्शन है वही बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, पहले 10 रुपये की खाद लगती थी टमाटर उगाने में, अभी 1000 रुपये की खाद लग रही है, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, और हेडलाइन जो करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बेसिस पर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट ऑफ द जुडिशरी के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है स्टेट ऑफ द जुडिशरी देख करके। ठीक है, एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द जुडिशरी, कहता है द रिपोर्ट स्टेट ऑफ द जुडिशरी पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग of the Supreme Court of India drew attention to disparities in allocation of gender specific cases across benches। तो देखिए यहाँ तक तो सही है कि ये पब्लिश की जाती है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन इसने जो है ये जो कह रहा है कि ड्रू अटेंशन यानी कि लिंग विशिष्ट मामलों के आवंटन में असमानताओं की ओर नहीं ध्यान दिया है। इसमें क्या किया गया है? लिंग विशिष्ट को जो सुविधाएं मिलती हैं, आवंटन नहीं, सुविधाएं जो मिल रही हैं उनकी और अटेंशन को जो है अटेंशन सीक किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टेट ऑफ द जुडिशरी जो है वो आपकी जेंडर स्पेसिफिक केसेस पर तो अटेंशन लेती है, लेकिन किस केसेस पर? जो कि उनको सुविधाएं मिलती हैं उस केसेस पर। दूसरा कह रहा है, इस हिसाब से ये गलत हो गया। दूसरा कहता है द रिपोर्ट highlights the inadequate provision of separate bench for cases related to women and lack of transparency in the absence of gender specific facilities। तो सिंपल यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या दिखाता है कि जो भी महिलाएं हैं, जैसे इसमें लिख क्या रहा है पहले वो भी पढ़ दे रहा हूँ। यह रिपोर्ट महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए अलग बेंच के अपर्याप्त प्रावधान और लिंग विशिष्ट सुविधाओं के अभाव में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली
ये चीज़ ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कर क्या रहा है कि जो भी आपके लिंग विशेष हैं, जैसे मान लीजिए कि चाहे फीमेल हो गई या फिर ट्रांसजेंडर हो गया, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इस बात पर यह प्रकाश डालता है कि क्या उनके लिए अलग यूरिनर है या नहीं है, ठीक है। उनके पास सैनिटरी पैड्स की वहाँ व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, ठीक है। उनके लिए क्या वॉशरूम जो है ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ये दिखाता है रिपोर्ट, ओके। तो ये बेंच वेंच अलग नहीं करता है, सेपरेट बेंच वेंच अलग नहीं करता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन ये भी गलत है। तो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, डी हो जाएगा आंसर। एक बारी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा स्टेट ऑफ जुडिशरी शीर्षक से एक प्रकाशित की गई क्या रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसने देश भर में जिला न्यायालय परिसर के भीतर लिंग विशिष्ट सुविधाओं में असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया, अतः एक सही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से एक रिपोर्ट, उसका जो एक सेंटर है, क्या नाम है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग विंग है उसकी एक, ठीक है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट ले आई, कौन सी रिपोर्ट ले आई, स्टेट ऑफ द जुडिशरी नाम से। उसमें क्या कहा गया, जितने भी आपके जिला न्यायालय यानी कि उनके अधीनस्थ न्यायालय जिला वाले जितने भी थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसमें कहा गया कि महिलाएं सुबह आती हैं। इस पे आप एक स्टेटमेंट भी देख सकते हो, किसका, तो आप जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उनका एक स्टेटमेंट भी है कि वो महिलाएं सुबह आती हैं 10 बजे और शाम को 6 बजे जाती हैं 7 बजे तक, और उनके लिए प्रॉपर एक यूरिनर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ या वॉशरूम उनका सेपरेट नहीं है, ट्रांसजेंडर को ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी शेमफुल है कि 70-75 साल हो गए हम लोग को आज़ाद हुए और अभी तक महिलाओं को ऐसी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई हैं। तो इसके बारे में रिपोर्ट है। देखिए, ये मेंस में इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत काम आती है। जब भी जेंडर इक्वलिटी की बात कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये चीज़ें सीधे डाल दोगे, स्टेट ऑफ द जुडिशरी। इसीलिए मैं काफ़ी लेट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है। जब इसको बार बार सुनोगे ना तो थोड़ा ईजी लगने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसरो के बारे में 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, नहीं 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, सर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी मजेदार प्रश्न है, देख लेते हैं। कह रहा है कि इसरो एम्स टू प्लेस आदित्य L1 इन ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1। तो बिल्कुल सही बात है, आदित्य L1 उन्होंने छोड़ा तो L1 उसमें क्या था, लैग्रांजे 1 पॉइंट था। टोटल 5 पॉइंट है स्टेबल, जो मैंने आपको बताया भी कि लैग्रांजे पॉइंट वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो सन की भी, सन इसको एक फोर्स से अपने ओर पुल करेगी किसी भी वस्तु को, और दूसरी वस्तु, उसी वस्तु को जो अर्थ है वो अपने ओर पुल करेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर सन भी बराबर पुल करेगी और अर्थ भी बराबर पुल करेगी। निकलेगा कैसे, तो F = G m1m2/r² से ये निकलता है, ठीक है, फोर्स जो है। तो ये सब निकालने का काम नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा। तो कहने का मतलब है यही बिंदु जो स्टेबल पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें ही लैग्रांजे बिंदु कहा जाता है। तो आदित्य L1 जो हम लोगों ने छोड़ा वो आपका L1 पॉइंट पर जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। बाय प्लेसिंग ए सैटेलाइट इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन कैन बी मेड विदाउट एनी ऑब्सक्यूरेशन और एक्लिप्स। कह रहा है कि कुछ भी हो जाए कि जब हम लोग वहाँ पर छोड़ देंगे और L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में एक उपग्रह स्थापित कर देंगे तो सूर्य का वो निरंतर अवलोकन करेगा, चाहे कोई आच्छादन हो या ग्रहण लो, ठीक है ना। मतलब ग्रहण की स्थिति में भी वो सूर्य को देखता रहेगा। तो ये बिल्कुल ही सही पॉइंट है, जब सही एक्सप्लेनेशन भी है। अब मैं पढ़ रहा हूँ कि क्योंकि लगाकर पढ़ूंगा और आप लोग देखिएगा सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है, इसरो का लक्ष्य आदित्य L1 को लैग्रांजियन बिंदु L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित करना है, क्योंकि L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करने से सूर्य का निरंतर अवलोकन बिना किसी आच्छादन अथवा ग्रहण में किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल से एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए हो जाएगा। इसके बारे में मैंने एक डिफरेंट लेक्चर भी ले रखा हूँ, अगर आपको देखना है तो क्विक एग्जाम फैक्ट में एक लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा जो इसके ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में मैं इस पर लगा भी दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि यह किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को, ध्यान से सुनिएगा, हेडक्वार्टर किसका है, भारतीय कंपनी का, कहाँ रहेगा, विदेश में, ठीक। कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस शिफ्टिंग द डोमिसाइल ऑफ इंडियन कंपनी बैक टू इंडिया आफ्टर शिफ्टिंग इट्स हेडक्वार्टर अब्रॉड। तो हेडक्वार्टर कहाँ प्लेस कर दे रहा है, अब्रॉड में। जैसे भारत की कोई कंपनी कहाँ खोल ली, मॉरिशस में, ठीक, या सिंगापुर बेटर होगा, ठीक है, सिंगापुर में खोल ली और उसका डोमिसाइल कहाँ आ गया, फिर से भारत में, मतलब ऑपरेट कर रही है भारत से। टैक्स कहाँ देगी,
तो किस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देगी? सिंगापुर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। वहाँ क्या है? टैक्स स्लैब्स बहुत सस्ते हैं। यहाँ पर आप 30 लाख रुपए से ऊपर कमाओगे तो 30% देना पड़ेगा, वहाँ 30 लाख से ऊपर कमाओगे तो 5% देना पड़ेगा, तो बचा ना 25। मतलब एक बात कर रहा हूँ, सिंगापुर का क्या टैक्स स्लैब है मुझे नहीं पता, बट कम है इंडिया से, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग भारतीय स्टार्टअप्स के बीच एक चलन बन गया है। रिवर्स फ्लिपिंग हैज़ बिकम अ ट्रेंड अमंग द इंडियन स्टार्टअप्स, खासकर फिनटेक सेक्टर में, ठीक है। जो फाइनेंशियल देखती हैं वो फिनटेक बोलते हैं उसको, ठीक ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो होती हैं, तो फिनटेक सेक्टर में बन गया है। एज दे प्लान इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, क्योंकि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देती हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब हुआ आईपीओ देती हैं, ठीक है, आईपीओ की पेशकश करती हैं या योजना बनाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला मैंने बता दिया कि रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है, कि अपनी देश की कंपनी है, इसको लेके गए बाहर, वहाँ हेडक्वार्टर लगा दिया और फिर लौट के आ गए भारत में, ठीक है, तो ये रिवर्स फ्लिपिंग होगी कि टैक्स कम देंगे। दूसरा है कि जितनी फिनटेक कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं, पैसे बड़े कमाती हैं, तो पैसे बड़े कमाएंगी, सपोज करो कि 60 लाख रुपए कमाई, ठीक, 60 लाख रुपए में से 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक, यानी कि 18 लाख रुपए टैक्स दे दिए, बाकी भी इधर उधर गवर्नमेंट जो है विड्रॉ करने में और बाकी चार्जेस आपकी कट कर लेती है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे चले गए, मतलब 60 लाख कमाया 30 लाख चले गए पूरे, तो कोई फ़ायदा यहाँ उस हिसाब से नहीं होता है। बाहर क्या हुआ कि टोटल 5% या 10% का फ्लैट टैक्स लग रहा है, तो 60 लाख कमाया, 6 लाख दिया और बाकी पैसे 54 लाख या 54 लाख रुपए रख लिया। तो ये सब करता कौन है? फिनटेक कंपनियां बेसिकली इस तरह का काम करती हैं और फिर एक पब्लिक ऑफरिंग देती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, लिस्टिंग के टाइम में क्या करती है, आईपीओ खोलती है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको लोग खरीद लेते हैं। अगर वो जो जितना प्रीमियम लगा के रखी है अगर उसके ऊपर सब्सक्राइब होता है तो लोगों को फ़ायदा होता है और उसका वो शेयर जो है पब्लिक डोमेन में आ जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा समझा दिया हूँ, अब इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। अगला देख लेते हैं आयकर अधिनियम। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के बारे में एक स्पेसिफिक बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि यह कर अधिकारियों को उस स्थिति में बिना वारंट के, देखिएगा ये याद रखिएगा, बिना वारंट के तलाशी और जब्ती करने की अनुमति देती है यदि संदेह करने का कोई कारण है या किसी व्यक्ति ने आय छिपाई है या उसे बचाया है, ठीक है। It allows tax authorities to conduct searches and seizure without warrant if there is a reason to suspect, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, reason to suspect that a person has concealed or evaded income, मतलब वो अपना पैसा छुपा रहा है या भाग रहा है लेके, ठीक है, या बच रहा है, ठीक। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में, ठीक है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो गई, ठीक। दूसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द प्रोविजन वॉज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ पूरनमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक, 1973। तो पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 में मामले को चुनौती दी गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, पूरनमल का केस हुआ था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग को नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बताना है कि 1973 में हमारे प्रियम्बल को लेकर के एक बड़ा फेमस केस आया था, ठीक है, तो आपको उसका नाम बताना है कि कौन सा केस आया था 1973 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन सेम वही है, एक बारी पॉज करके पढ़ लीजिएगा खुद से। अगला प्रश्न चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में 2 प्रश्न है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार सीधे लगा दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। 5 स्टार क्वेश्चन है, NSIL के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पहला है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित NSIL का स्वामित्व अधिकार निजी कंपनियों के पास है जिनकी सरकारी हिस्सेदारी कम है। मींस इसी चीज़ को इंग्लिश में NSIL फॉर्म्ड अंडर अ कंपनी एक्ट 2013 इज मोस्टली ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं है, किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसरो की ही एक विंग है विद ए स्मॉल गवर्नेंस, ठीक। तो ये गलत हो गया आपका, ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू इंडियन इंडस्ट्रीज टू इंगेज इन एडवांस्ड स्पेस एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट्स द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। यानी कि भारतीय उद्योगों को उन्नत अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने में सहायता प्रदान करता है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज सेट टू लॉन्च GSAT-20, जिसको GSAT-N2 भी कह रहे हैं, वाया स्पेस एक्स फाल्कन 9 इन द ईयर 2024। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है। यहाँ पर बात हुई है कि फाल्कन 9 के माध्यम से, जो कि आपका स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, उसके सहायता से GSAT-20 को जो है लॉन्च किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें कुल मिलाकर के सही हो रहा है और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो रहा है। एक बारी पहला स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं कि 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013
के तहत निगमित अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसको DOSS के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इसको बनाया गया, जिसका नाम है NSIL। याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बाकी चीज़ें पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वही था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कौन सा रॉकेट लॉन्चर है, तो रॉकेट लॉन्चर इसमें हो जाता है आपका पिनाक, ठीक है। पिनाक जो है रॉकेट लॉन्चर है, किसने बनाया तो DRDO ने बनाया है। DRDO क्या है? DRDO है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली है क्या, ये आपका R&D संभालती है। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो देखती है, जो भी रक्षा से संबंधित है उनको, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की R&D की विंग है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, मतलब जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी वाले कोई भी रक्षा वाले इक्विपमेंट हो सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, उसको ये बनाने का काम करता है। उसमें कई सारी चीज़ें बनाया, जैसे पृथ्वी बनाया है उसने, अग्नि बनाया है, ठीक है। इसी में तेजस बनाया। तेजस क्या होता है? हल्के लड़ाकू विमान, यानी कि लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं। पिनाक क्या है? पिनाक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, याद रखेंगे। ये वायु रक्षा प्रणाली आकाश होती है, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, बहुत सिस्टम इसने विकसित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नैनो प्लास्टिक के संबंध में। तो नैनो प्लास्टिक के संबंध में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं बिना पढ़े हो जाती हैं, बस कॉमन सेंस पर। चलिए देखते हैं आज कॉमन सेंस काम कर रहा है कि नहीं। नैनो प्लास्टिक्स आर स्मॉलर देन माइक्रो प्लास्टिक, सही है। मेजरिंग लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन साइज, दोनों सही है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, क्योंकि नाम है नैनो। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर और नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, तो इससे छोटा ही हो गया, ठीक। अगला, दे कैन इंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड लंग्स, तो बिल्कुल ये भी सही है कि ब्लड स्ट्रीम में आपकी आंत और जो लंग्स है आपका फेफड़े, उसके सहायता से पहुंच जाते हैं। हिंदी में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि नैनो प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से छोटा होता है, आकार उसका 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। दूसरी पॉइंट लिखे हुए कि वे आंत और फेफड़ों में सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब इसकी सहायता से रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट ही यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए एक बारी पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। च्युइंगम वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, तो एक बार UPSC का इस साल का पेपर जाकर के च्युइंगम वाला क्वेश्चन उठा लीजिए, वो भी क्या होता है? प्लास्टिक ही होता है। चलिए 12वां प्रश्न यहाँ पर आ रहा है 2024 के लिए। तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया था दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में है, ठीक है। हिंदी में देख लेंगे, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में कह रहा है। 3 स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा था रिपोर्ट एस्टिमेट एन एक्सेलरेशन इन ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि एस्टिमेट करता है एक्सेलरेशन ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। रिपोर्ट में विश्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में तेजी का अनुमान लगाया गया है। तो तेजी का अनुमान नहीं लगाया गया दोस्तों। अगर ग्लोबल GDP की बात करोगे तो वो घटने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द रिपोर्ट फोरकास्ट अ राइज इन ग्लोबल इन्फ्लेशन इन 2024। तो ये भी गलत है, वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी आई है, तो इसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो ये भी स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एस्टिमेट्स दैट ग्लोबल GDP विल डिक्लाइन बाय मोर देन 10% बाय 2000 ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है IPCC का अनुमान है कि बढ़ते तापमान के कारण वर्ष 2100 तक वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक की कमी आएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके हिसाब से बस एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर A हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन एक बारी देख लीजिए कि कहता है कि पहला तो वैश्विक GDP में कह रहा है कि 2.7 से घटकर 2.4 हो जाएगी। तो इसमें जो होगा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, गिरावट हो रही है, ठीक है, वृद्धि में। फिर अगला कहता है कि जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वैश्विक, वो 8.1 से गिर करके 5.7 हो गई और 2024 में 3.9 होने का अनुमान है। यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ नहीं रहा है, मुद्रास्फीति भी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी गिरावट का अनुमान हो रहा है। फिर तीसरा IPCC ने कहा है, उसने अनुमान लगाया है कि 2100 तक, यानी कि 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो GDP होगी उसमें 10 से 23% की हानि हो जाएगी। तो तीसरा करेक्ट हो जाता है। आ रहा है विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 रिलीज़ हुई, उसको कौन जारी किया? तो ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डायरेक्टली नोट डाउन कर लेंगे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक दिन मैंने आपको और बताया था कि जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक लिखा है, एक OECD लिखा है, IMF लिखा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिखा है। तो करना क्या है, आप ऐसे रिपोर्ट का सेक्शन बना लो, रिपोर्ट्स, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक की जितनी एक रिपोर्ट सर्च कर लो, ठीक है, तो उसकी जितनी रिपोर्ट्स वो जारी करता है वो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसमें से जितनी रिपोर्ट आपको सुनी हुई मिलती है, जैसे आपने अगर PYQ सॉल्व किया होगा तो बहुत सारी रिपोर्ट आपको सुनी हुई मिलेगी, उतनी रिपोर्ट्स आप अपने में 1 2 3 4 वर्ल्ड बैंक के सामने करके नोट कर लो। फिर लिख लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसने अगर 2 3 रिपोर्ट जारी की है तो उसको नोट डाउन कर लो। फिर इसी तरह IUCN, तो इसने जो रिपोर्ट जारी करती है उसका लिख लो। OECD, तो जो 2 3 रिपोर्ट जारी करती है। इससे क्या होगा ना, एक जगह पर आपका कंपाइल हो जाएगा, फिर आपको पता रहेगा कि वर्ल्ड बैंक फला 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 जारी करता है, IMF ये जारी करता है, OECD ये जारी करता है। उससे 2 3 बार रिवीजन अगर कर लिया, उस तरीके से बार बार खोज लिया, तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाती है। फिर ये नहीं रहता कि अच्छा वो ये भी जारी करता है क्या, अच्छा वो ये भी जारी करता है क्या, ये वाली कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो एक बार करके देखिए, जरूर आपको एग्जामिनेशन में फायदा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड हुआ, परेड में झांकी होती है, आपको पता है, तो उसके बारे में 2 3 स्टेटमेंट दे रहा है। पहला कह रहा है द टेबलेक्यू सॉरी ये गलत बोल दिया मैं। द टैब्लो फॉर द रिपब्लिक डे परेड आर सेलेक्टेड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री कहाँ दिखता है यार, होम मिनिस्ट्री नहीं दिखता। आप जब भी देखते होगे इस तरह की झांकियाँ निकल रही हैं, जिसको टैब्लो बोलते हैं, वो जब निकल रहा है रिपब्लिक डे पे, तो हमेशा कौन रहता है, तो उसमें क्या होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री हमेशा साथ देती है ना। कहाँ पर ये सब रहती है, ये सब नहीं रहती है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री साथ रहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व में अपनी झांकियां प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि नॉन सेलेक्टेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैन डिस्प्ले देयर टेब्ल्यू एट भारत पर्व, अ 6 डे इवेंट एट रेड फोर्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो बिल्कुल सही है, जो आपके गैर चयनित राज्य हैं, जिनका चयन नहीं किया जाता है, या केंद्र शासित प्रदेश, वो इस तरह से जो है लाल किले पर 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अपनी झांकी का प्रदर्शन कर देते हैं। अगला कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज सेट अप साइक्लिकल शेड्यूल फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रेजेंट देयर टैब्लो इन द रिपब्लिक डे परेड विद इन अ 3 ईयर साइकिल 2024 से 26। तो बिल्कुल ये सही है। हुआ क्या कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 साल के चक्र, यानी कि 2024 से 26 के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियां पेश करने के लिए एक चक्रीय कार्यक्रम की स्थापना कर दी है। तो चूंकि 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये भी करेक्ट हो जाता है। देखिए, हो सकता है कि ये जो 314वां प्रश्न था वो थोड़ा टिपिकल लगे, या समझाने में मेरे कहीं कुछ कमी रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बारी जरूर फिर से रिवाइंड करके इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ लेंगे। थोड़ी आज मुझे थोड़ा सा पढ़ने का मन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़रा सा सुबह से ही काफ़ी व्यस्तता रही, भागदौड़ रही। तो एक बारी देख लीजिएगा। पहला तो ये चक्रीय कार्यक्रम वाला कह रहा है कि 2024 से 26 तक परेड दिवस में झांकी प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 26 से 31 जनवरी तक 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम चला, जिसको भारत पर्व बताया गया, ठीक है। और इसमें जो है ऐतिहासिक लाल किले पर जो है कार्यक्रम होता है, और पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें पार्ट करती है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया अंग प्रत्यारोपण के संबंध में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पहला कह रहा है कि प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों का हो सकता है, या तो रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति का हो जो प्राप्तकर्ता को पता हो, ठीक है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हो जिसके बारे में जानकारी है। ट्रांसप्लांटेशन कैन ईदर बी फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ डिसीज्ड पर्सन डोनेटेड बाय देयर रिलेटिव्स और फ्रॉम अ लिविंग पर्सन नोन टू द रेसिपिएंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से लोग ऑर्गन लेना पसंद करते हैं, या तो कोई परिवार का होता है, या तो किसी की डेथ हो गई होती है जिसने कहा होता है कि हम दान कर देंगे, और तीसरा होता है कोई लिविंग व्यक्ति है जो जिसको जानता रहता है रेसिपिएंट, उसका अंग जो है लिया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण, जिसको THOT कहते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू, थॉट एक्ट 1994 के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम लिमिट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द ऑल स्टेजेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। कह रहा है कि 1994 के तहत अंगदान के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई थी। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 1994 में आया तो था, लेकिन इसको जो फिर से अमेंड किया गया 2014 में, तब इसमें समय सीमा जो है अंगदान के चरणों के लिए विशेष समय सीमा निर्धारित की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, उस हिसाब से केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आप देख सकते हो कि 1994 में आया तो ये आपका, ठीक है, जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू आता है, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, लेकिन 2014 में जब अमेंड हुआ तो उसके हिसाब से अंगदान के लिए विशेष चरणों के लिए जो है विशेष समय सीमा दी गई। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है। ये भी प्रश्न जो है हंसते खेलते हो जाएगा। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और
सूरत दूसरे नंबर पर नहीं है दोस्तों, सूरत को भी जो है पहले नंबर पर कंबाइंड फर्स्ट आया है दोनों। तो याद रखिएगा कि जो है इंदौर और सूरत जो है दोनों इस बार फर्स्ट आ गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और शायद इंदौर 7वीं बार लगातार फर्स्ट आया है, ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, सॉरी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र टॉप्ड द स्टेट्स इन द एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग ऑफ अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज की जो क्लीनलीनेस रैंकिंग आई, एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग, उसमें टॉप कर गया है। तीसरा कह रहा है स्वच्छता कर्मियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। तो अगर आपने एक भी बार पढ़ रखा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार, तो आपको मालूम होगा कि ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि चंडीगढ़ रिसीव्ड द सफाई मित्र सेफ सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने इनकरेक्ट हैं, तो केवल एक इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें कह रहा है कि इंदौर पहला और सूरत दूसरा, जबकि इंदौर और सूरत दोनों पहला है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि गंगा किनारे बसे नगरों में कितने यूपी के हैं टॉप 3 में। ठीक है, आप बताओ गंगा किनारे बसे नगरों में कितने यूपी के हैं टॉप 3 में। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। कौन महुआ मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कराती है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए, कब से होता आ रहा है? तो 2016 से ये आयोजित हो रहा है। तो 7 के सातों बार जो है कौन टॉप किया है? इंदौर ने टॉप किया। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। द स्कीम एम्स टू सपोर्ट, ये स्कीम का जो लक्ष्य है किसको सपोर्ट करना? द डेवलपमेंट ऑफ रूरल वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड हेल्प देम बिकम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन देयर कम्युनिटीज़। तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि ये इसका लक्ष्य है कि जो भी स्वयं सहायता समूह है, एसएचजी ग्रुप जो होता है, उसमें भाग लेने वाली जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके विकास का समर्थन करेगा और उन्हें अपने समुदायों में सूक्ष्म उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूँ कि ड्रोन दीदी आपने सुन रखा होगा, ड्रोन दीदी, ठीक है, किससे रिलेटेड है और किसे मिलेगा? बस इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये जो स्कीम है वो आपका एसएचजी ग्रुप की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, उनको एक तरह से माइक्रो एंटरप्रेन्योर के रूप में बनाएगा अपनी कम्युनिटी के। ठीक, दूसरा कह रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज विद मैक्सिमम 4 चिल्ड्रेन आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। अधिकतम 4 बच्चों वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि लाभ के पात्र हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, एमुआ, ठीक है ना, मऊआ ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है और जो दोनों चीज़ दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, चलिए इसमें सामान्य के लिए जो सीमाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अगर लाभ लेना है तो अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं उनके। चलिए, जल्लीकट्टू के बारे में कह रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्लीकट्टू कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। सांडों को वश में करने का एक खेल है। ठीक है, सांड दौड़ा देते हैं, फिर उसके पीठ पे चढ़ जाते हैं, फिर उसको वश में करना रहता है। पहले जो है पटक पटक के सांड मार देता है। सांड कोई इंसान तो है नहीं यार, ठीक है, सांड को जब परेशान करोगे तो सांड जो है तुमको परेशान करेगा। तो इस तरह का कुछ गेम था और पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कर दिया गया था, ठीक है, इस पर रोक लगा दी गई थी, परंतु फिर से जो है तमिलनाडु गया कोर्ट में और फिर इस पर स्टे लगवा करके अपना काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट पूछ गया। कह रहा है कि इट हैज़ बीन बैंड, बट ये अभी भी हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए आ गया, शिल्पाधिकारम जो है इसको किसने लिखा है? किसने लिखा है? हु रोट शिल्पाधिकारम, ठीक है ना। चलिए, तो इस हिसाब से पहला तीसरा करेक्ट है, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बी आंसर इसमें सही हो गया। 2014 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, 17 में तमिलनाडु सरकार फिर से जो है अनुमति ले ली और अध्यादेश पारित हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2023 तक अभी जो है इसने बरकरार रखा है। ठीक है, आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के बारे में है, या यहाँ से नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी तक टोटल 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों को जो कि ये वीडियो अभी तक देख रहे होंगे, ठीक है, उनसे लास्ट में हर वीडियो के लास्ट में मैं उन बच्चों से ज़रूर बात करता हूँ, उन दोस्तों से, उन फ्रेंड्स से, जो भी बोल लीजिए, उन बड़े भाई की हैसियत से, छोटे भाइयों से ज़रूर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे लड़के या लड़कियाँ, जो भी लोग लेक्चर को देख रहे हैं,
देखो यार, ये टोटल जो भी सीरीज़ है ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर जो है 100 क्वेश्चन बनाने में मुझे लगता है। ठीक है, आप 4 से 5 लेकर चलो, कभी 4 लगता है कभी 5। उस हिसाब से जो 500 पुराने प्रश्न मेरे बनेंगे, ठीक है, वो आपके 5 के हिसाब से लगोगे तो 25 वीडियोज़ में मैं बना दूंगा। ठीक है, 25 वीडियो में टोटल ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये 25 वीडियो बस शांति से बैठ करके देख लेना है, पहला काम ये करना है। दूसरा बहुत बम्पर इनिशिएटिव आने वाला है दोस्तों, जो खास आप लोगों के लिए आने वाला है, उसके लिए पिछले 2 दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं। उसके लिए टेक्निकल टीम भी मेहनत कर रही है, डांट भी रहा हूँ उनको, और लगातार मेहनत कर रहा हूँ कि एक जो है आपके लिए हम लोग मंथली बेसिस का यूपीएससी हिंदी का एक मंथली लेके आ रहे हैं जिस्ट। उसमें इतनी न्यूज़ कवर कर दी जाएगी कि उसके बाहर की न्यूज़ ही नहीं आएगी। मतलब कोशिश किया जा रहा है कि इतना न्यूज़ कवर कर दो उसमें कि उसके बाहर की न्यूज़ मत आए। तो वो भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि 6 मंथ का पूरा उसमें कवरेज कर दिया जाए। 6 मंथ का ये कवरेज हो गया, अभी जून लास्ट चल रहा है, सितंबर आते आते आपका अगस्त सितंबर की न्यूज़ भी कवर कर दी जाए। ठीक है, ये एक कोशिश है, मतलब एक प्रयास हम लोग का चल रहा है। उसमें करना क्या होगा आप लोग को, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यार उसको देखो, लाइक करो। क्यों? क्योंकि मैं उस पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो मैं इसके अलावा कहीं और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैटिक के वीडियोज़ भी बनाऊँगा, फिर बहुत सारी इधर उधर चीज़ें हो जा रही हैं। तो वो चीज़ मुझे कब अंदर से कब वो क्या बोलते हैं किक मिलेगी, या वो ड्राइविंग फोर्स जो मुझसे वो करवा रहा है एक्स्ट्रा एफर्ट, वो कब करवाएगा? जब व्यूज़ अच्छे आएंगे, या जब आप लोग अच्छे कमेंट्स करोगे, या जब उसको शेयर किया जाएगा। जैसे सब कुछ पता चलता है मुझे, ठीक है, कि कितने लड़कों ने देखा। तो बता रहा हूँ, वीडियोज़ को अभी तक 69.32 के आसपास इतने % लड़के देखते हैं। लड़कियों का परसेंटेज पता है, मुश्किल से 20% के आसपास या 19% के आसपास लड़कियां देखती हैं। तो कहाँ हैं आप लोग? नारी शक्ति ले आइए, थोड़ा मेहनत करिए आप लोग भी देखिए इक्वली। ठीक है, हर सेक्टर में इक्वल हो यार, इसमें इतना कम हो, ये डेटा दिखा दूंगा मैं। ओवरऑल वीडियोस जो यूपीएससी हिंदी के आते हैं उसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी देखती है। अब भाई लोग जो हैं अपने, वो तो भाई लोग तो भाई होते ही हैं। दोस्त लड़कों के साथ एक ये रहता है कि अगर दोस्ती कर ली तो फिर तो भाई के लिए भाई दोस्ती किया रहेगा वो, ठीक है, फिर वो सबसे लड़ जाएगा। अब लड़कियों में एकजुटता दिखानी है भाई कि वो लोग भी मिल करके जो है कम्पीट करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब लड़के ज़्यादा देखेंगे, लड़के ज़्यादा सीखेंगे, तो लड़के ज़्यादा सफल होंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ 19वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। अब बड़े क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार शेयर जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, डांटना ना पड़े यार। ठीक है, अपने भाई हो तुम लोग, छोटे भाई हो, ठीक है, कुछ लोग बड़े भाई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सब मिलजुल के पढ़ेंगे और मिल के फोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।